नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आजकल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली मूवी द केरला स्टोरी की। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में आपको अदा शर्मा एक लीड रोल में देखने को मिलने वाली हैं, जो कि सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्शन हाउस में बनाई जा रही है मूवी। ये जो मूवी है दोस्तों 5 मई 2023 को रिलीज़ की गई है, जो कि फुल ऑफ क्राइम और ड्रामा से भरपूर होने वाली है। प्रोड्यूसर की बात करें तो विपुल अमृतलाल शाह जो हैं इसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धा इदनानी, सोनिया बालानी, प्रणव पचूरी, प्रणव मिश्रा, विजय कृष्णा, विजय श्रीवास्तव और अन्य कास्ट जैसे देखने को मिल जाएंगे। बहुत से स्टार कास्ट आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। राइटर की बात करें तो विपुल अमृतलाल शाह इसके राइटर भी होने वाले हैं, साथ ही साथ स्टूडियो सेन और सूर्य पाल सिंह जो है इसके राइटर हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो दीक्षा ज्योति जो है उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो राधिका मेहरा जो है उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की है। पब्लिसिटी की बात करें तो स्पाइस कंपनी के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की गई है। और दोस्तों, को प्रोड्यूसर की बात करें तो आसिम ए साहब जो है इसके को प्रोड्यूसर होने वाले, साथ ही साथ रविचंद्र नालप्पा जो है इसके को प्रोड्यूसर होने वाले हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो वीरेश श्रीवास्तव और बिशरक ज्योति जो है इसके म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले हैं। ये जो मूवी है दोस्तों आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। और डायरेक्टर की बात करें तो सुदीप्तो सेन जो है इसका डायरेक्टर होने वाला है। लिरिकिस्ट की बात करें तो विरेशा श्रीवत्सा और उजिल दलाल और अनंते जो है इसके लिरिकिस्ट हैं। एडिटर की बात करें तो संजय शर्मा इसके एडिटर है और प्रशांत तनु मोहपात्रा ने इसकी सिनेमाग्राफी की है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इसको इंडिया में ही शूट किया गया है। प्रोडक्शन डिजाइनर की बात करें तो अंगाना सेन और चेतना अ, आचार्य इसके प्रोडक्शन डिजाइनर होने वाले। कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग डायरेक्ट की है और राज शिंदे जो है इसके एक्शन डायरेक्टर होने वाले हैं। प्लेबैक सिंगर की बात करें तो सुनिधि चौहान और विशाख ज्योति जो है इनके वो प्लेबैक सिंगर होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो मूवी है आपको इजीली देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में। और ये जो रिलीज हुई है 5 मई को, ये मूवी रिलीज हुई है इसी साल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। अभी ये मूवी जो है दोस्तों किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, और जल्दी ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आईएमडीबी की बात करें तो ये जो मूवी है आईएमडीबी पे इसको 10 में से 8 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 18 मिनट का होने वाला है, जो कि फुल ऑफ ड्रामा से भरपूर मूवी है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे 58.86 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है। डायरेक्टर जो हैं स्टूपितो सेन हैं और हिंदी में इस मूवी को बनाया गया है। म्यूजिक जो है दोस्तों वीरेश श्रीवत्सा और बिशरख ज्योति ने दिया है। प्रोड्यूसर की बात करते हुए विप्लव अमृतुल्लाह शाह शाह जो है इसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो सनशाइन पिक्चर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्टोरी की कि इसकी स्टोरी में आपको ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है जिसे देख कर के आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। दोस्तों, आतंक पैदा करने के लिए भोली भाली लड़कियों की कट्टरता और तस्करी एक ऐसी कहानी है जिसे बताए जाने की प्रतीक्षा है। लेकिन जिस तरह से निर्देशक सुदीप्तो सेन ने वर्षों के शोध के बाद द केरल स्टोरी को बताया, वह समस्या के गंभीर चित्रण की तुलना में अधिक बोझिल है। द कश्मीर फाइल के एक साथी अंश की तरह फिल्म एक विभाजनकारी स्वर बनाए रखती है और टकटकी भावनात्मक रूप से शोषक है। फिल्म में कट्टरपंथियों की तरह ऐसा लगता है कि निर्माता दर्शकों को
नफरत फैलाने वालों में बदलने और समाज में खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छुक है। कहा जाता है कि कैसे मासूम गैर-मुस्लिम लड़कियों को इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती किया जाता है, यह वास्तविक कहानियों पर आधारित है या केरल में 3 नर्सिंग छात्रों का अनुसरण करती है, जिन्हें एक चरमपंथी समूह द्वारा यह सोचकर ब्रेनवॉश किया जाता है कि उन्हें भगवान अच्छे नहीं हैं और केवल इस्लाम ही अच्छा हो सकता है। मार्गदर्शक प्रचार, प्यार और असंतुलित तर्क के लालच में लड़कियां एक जंगल खेल में फंस जाती है जहां वह सभ्यताओं के कथित टकराव के चारा बन जाती हैं। शालिनी या फातिमा बा अदा शर्मा एक ऐसी लड़की है जिसका धर्मांतरण किया जाता है और इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए अपने पति के साथ सीरिया भेज दिया जाता है। अफगानिस्तान में पकड़ी और कैद की गई वह फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताती है जहां वह और उसकी दो सहपाठी गीतांजलि और निमा को एक अन्य सहपाठी आसिफा द्वारा मिशन में शामिल होने के लिए लुभाया गया था, जबकि शालिनी ने दम तोड़ दिया। अन्य दो को भयावह साजिश का विरोध करने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि आधार ध्यान और भावनात्मक निवेश की मांग करता है। उपचार सिनेमाई दूरदर्शिता की तुलना में स्थानीय राजनीति द्वारा तेजी से निर्देशित होता है। कुछ मर्मक क्षण हैं, लेकिन अधिकांश भाग के लिए यह या तो भोली-भाली लड़कियों हैं जो प्रचार को खरीदने के लिए उत्सुक हैं या मुस्लिम नामों वाले धूर्त जीव हैं। विवेक की कोई आवाज़ नहीं है और बारीकियाँ कहीं नहीं पाई जाती हैं। कागज़ पर इतने दर्द के साथ इलाज के लिए एक नरम, सूक्ष्म स्पर्श की आवश्यकता थी, लेकिन सेन इन संदेश को पूरी तरह से अंकित करने के लिए उत्सुक है। इस्लाम, मानववाद या किसी अन्य विचारधारा के बारे में निर्माताओं की समझ के लिए शिक्षा की कला पर लंबे मार्ग अपनी इंद्रियों को सुस्त कर देते हैं, जो हिंदू और ईसाई धर्म के बारे में खलनायक के रूप में मूर्खतापूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि इस्लाम और धर्मांतरण के बारे में विचार नफरत से भरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए गए हैं। हाथ में एक व्यस्त प्रमाण पत्र के साथ दर्शकों ने भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए क्रूरता का चित्रण करने में सैन कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ता है। मजे की बात यह है कि लेखक जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों में कथा को प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस्लामिक राज्य किसने बनाया और फिलिस्तीन के कारण इसका दिल क्यों नहीं बन रहा है, यह बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय जेब में लिपस्टिक लगाने के लिए महिलाओं का सिर काटने में व्यस्त है। जहाँ राजनीति शून्य है, यहाँ कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की दृष्टिकोण के लिए जगह प्रदान नहीं करता है, जो अक्सर पूछते हैं कि भारतीय मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट में शामिल होने से किसने रोका था। इसके बजाय अंत की और द कैरल स्टोरी आधे-अधूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर संख्याओं को एक्सट्राप्लेन करने के लिए आगे बढ़ाती है। हालांकि एक हिंदी फिल्म में केरल की प्रस्तुति सुंदरता को देखना अच्छा है और यह अफगानिस्तान के कठोर परिदृश्य के विपरीत है। आधा शर्मा एक ईमानदार प्रदर्शन देती है और कमजोर शालिनी की दर्द को पकड़ती है, जो अपनी मासूमियत को लुटा लेती है लेकिन अपनी रीढ़ को बरकरार रखती है। जिस तरह से वह मलयाली लहजे को अपनी हिंदी में लाती है, वह किरदार को एक अधिक विश्वसनीय बनाता है। बाकी एक शौकिया व्यवसाय में लिप्त है, जहाँ वह भावना को आस्तीन का पहनना पड़ता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी कहानी है जिसे ढेर ढेर सारे उत्सव में बहुत कम सोच छिपी है। भगवान या का अपना देश नष्ट होने वाला है, बचा लीजिए द कैरल स्टोरी के पस्त और घायल नायक ने निवेदन किया, लेकिन कैरल को बचाना निश्चित रूप से इस घटिया फिल्म का उद्देश्य नहीं है।
जिसका उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि राज्य एक टिक-टिक करने वाले टाइम बम पर बैठा है। इस्लामवादी आतंकवादी राज्य में महिला आत्मघाती हमलावरों की तलाश करती है। फिल्म बिना किसी संजय के दावा करती है और लोगों को राक्षस बनाने के लिए आगे बढ़ाती है। कथित तौर पर कई सच्ची कहानियों पर आधारित सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित केरल स्टोरी वास्तव में पूरी तरह से सच्चाई में रुचि नहीं दिखाती है। मुट्ठी भर लापता लड़कियों के मामले को लेकर यह एक ऐसा सूत बुनता है जिससे हमें विश्वास होता है कि केरल ने वर्षों से आईएसआई को हजारों पैदल सैनिकों का योगदान दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह दावा सबूत या वास्तविक चिंता के साथ समर्थित नहीं है। एक फिल्म की आड़ में लंबे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं। द केरल स्टोरी को आधे-अधूरे षड्यंत्र के सिद्धांत के लिए एक पास करने योग्य वाहन माना जाता अगर फिल्म अपने निर्णय और उसकी रागिनी दोनों के मामले में हास्यप्रद रूप से अयोग्य नहीं होती। इस पर किसी भी तरह से संतुलित जांच होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह देखना आसान है कि सूर्यपाल सिंह निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, जिनके रचनात्मक निर्देशक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, और सुदीप्तो सेन द्वारा लिखी गई पटकथा पर संयोजनों की क्रूरता है, जिन्हें कुछ राज्यों और लोगों का कालाकाजी ज्ञान नहीं है। यह इसके बारे में है। केरल की कहानी बताने का दावा करने वाली फिल्म को अभी भी ऐसा नहीं लगता कि इसे दुनिया के उस हिस्से में शूट किया गया है, ना ही अभिनेता उनके लहजे फिल्म की तरह भयानक हैं, दूर से उन लोगों की तरह दिखते हैं जो केरल में पैदा हुए और पले-बढ़े। फिल्म में देर से लिए गए एक छोटा-सा शॉट यह बताने के लिए पर्याप्त है कि द केरल स्टोरी में क्या लगता है। इसके अलावा राज्य के वैश्विक आतंकी लिंक के बारे में इसके एक तरफा चयनात्मक और खतरनाक सिद्धांत है। एक समुद्र तट पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा है जो बिना किसी विशेष कारण के एक सहारा की तरह दिखता है। समुद्र तट कसारगोड के किसी भी समुद्र तट से मिलता-जुलता नहीं है। यहाँ फिल्म के बड़े हिस्से के सेट किए गए हैं। पेड़ भी पूरी तरह से बाहर है। यह इस तरह की गवाही देता है कि द केरल स्टोरी के निर्माता कितने अनभिज्ञ और नासमझ हैं। अब कहानी के लिए जो कुछ भी इसके लायक है, फातिमा बा पूर्व में शालिनी उन्नीकृष्णन से संयुक्त राष्ट्र के कारावास केंद्र में पत्थर का सामना करने वाले अधिकारियों के एक पैनल द्वारा पूछताछ की जाती है। किशोरी ने आप बीती सुनाई। केरल में एक सलाफी केंद्र द्वारा एकल और बिना वापस किए एक बिंदु के कारण वह आतंकवादियों के बीच समाप्त हो जाती है, जिनके पास सीमा पार करने वाली महिलाओं के लिए कोई धैर्य नहीं है। मेरा ब्रेन वॉश किया गया, फातिमा शालिनी कहती है। हाँ, यह एक अच्छा कारण है कि तिरुवनंतपुरम की एक लड़की एक मुसलमान से प्यार में पड़ जाती है, गर्भवती हो जाती है, दूसरी महिला व्यक्ति से शादी कर लेती है, इस्लाम में परिवर्तित हो जाती है और अपने शब्दों में एक रोबोट गुलाम की तरह एक खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए समस्त हो जाती है। सीरिया में मिशन जब तक हम द केरल स्टोरी के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, तब तक यह तय करना कठिन है कि कौन अधिक ब्रेन वॉश है, नायक या इस कपटी फिल्म के निर्माता। लेखक लगातार कबीले तारीफ है, अभिनय बेहतर नहीं है, पटकथा लड़कियों की पंक्तियां इतनी सीधी हुई हैं कि सामूहिक रूप से वह सिनेमाई आतंक का एक कार्य है। केरल की कहानी सिनेमा का एक दैनिक टुकड़ा है, अगर कोई इसे कह सकता है बिना किसी बचत अनुग्रह के। यह तुच्छ आधारों पर एक भारतीय फिल्म राज्य को बदनाम करने के लिए है। शालिनी कासरगोड ने एक नर्सिंग कॉलेज में शामिल हो जाती है और 3 अन्य लड़कियों
कोट्टयम से निगाह मैथ्यू, कोच्चि की से गीतांजलि मेनन और मलप्पुरम से आसिफा बा द्वारा साझा किया गया एक छात्रावास के कमरे में चली जाती है। अनुमान लगाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं, चौकड़ी एक मात्र मुस्लिम लड़की का कोई फायदा नहीं, उसका एक एजेंडा है, तीन अन्य दो बिंदु एक कैथोलिक जाल में चलते हैं, उनकी आंखें खुली रहती हैं, लड़कियों की बातचीत मूर्खतापूर्ण से परे है, वे धर्म, देवताओं, रीति-रिवाज और शादी से पहले सेक्स के फायदे को नुकसान पर चर्चा करती हैं, वे सांसनिक रूप से खाली प्रलेप। मूर्खता तब और अधिक बढ़ जाती है जब कथानक के लिए लिए गए एक कथित मोड़ पर अविश्वसनीय तथ्य पर टिका होता है कि दो हिंदू लड़कियां, शालिनी और गीतांजलि, को नहीं पता कि ईसाई अनुग्रह करते हैं और मुसलमान हर भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं। द कैरल स्टोरी के लेखक स्पष्ट रूप से अपने मुख्य दर्शकों को लक्षित कर रहे हैं जिनके बारे में वे स्पष्ट रूप से ज़्यादा नहीं सोचते हैं। किसी को आश्चर्य होगा अगर वे वास्तव में मानते हैं कि केरल जैसे बहुधार्मिक राज्य में दो हिंदू लड़कियों के लिए अन्य धर्मों में अनुयायियों के बुनियाद संस्कृति रीति-रिवाज से अनभिज्ञ होना प्रशंसनीय है। पुलिस थाने के एक दृश्य में लड़कियों में से एक पर साबित करने के लिए नंबर बताती है कि केरल पुलिस के और बढ़ रहा है। उनका दावा है कि 3000 से अधिक लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है और आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए दूर कर दिया गया है। वह राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहते हुए अधिकृत करती है कि केरल 20 वर्षों से में एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। फिल्म दर्शकों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं करती है कि नंबर कहां से आए और वह डर कहां से आया है। वह लड़की जो 30,000 के आंकड़े का हवाला देती है, एक घोषणा के साथ अपनी आलोचना समाप्त करती है कि वह अचूक सबूतों के साथ पुलिस के पास वापस आएगी। मैं नहीं रुकूंगी, वह कहती है। वह द कैरल स्टोरी के लेखकों और निर्देशकों को प्रतिद्वंदित करती है। उनके पास नाम के लायक कोई सबूत नहीं है, लेकिन वे इसकी परवाह किए बिना चलते रहते हैं क्योंकि तर्क और सच्चाई वह नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। तो यह कहानी है द कैरल स्टोरी। इतनी बुरी फिल्म है कि इसकी अक्षमता ने कुछ मनोरंजन प्रदान किया होगा अगर यह तथ्यों के साथ इतनी ढीली और तेजी से नहीं खेली जाती और उन्हें अपने स्पष्ट अहंकारी सिरों के अनुरूप नहीं बनाया जाता। द कैरल स्टोरी की स्क्रीन पर आने से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। अक्सर यह एक अच्छी बात है क्योंकि विवाद नई फिल्मों के प्रचार में मदद करते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती है। लेकिन यह विवाद एक कथित झूठ को लेकर था। कैरल स्टोरी के निर्माताओं ने कहा था कि 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। हालांकि जब संख्या को लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने जल्दी से इसे बदलने और सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल नहीं करने का वादा किया। लेकिन क्या फिल्म प्रभाव छोड़ने और संदेश साझा करने में कामयाब होती है? यह राज्य में वास्तविकता रही किसी चीज के बारे में सिर्फ एक सीख बघार कर रह जाती है? सबसे पहले तथ्य निरपेक्ष नहीं है और इसे तोड़ मरोड़ कर जा सकता है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी रचनात्मक स्वतंत्रताएं हैं जो हम सभी के द्वारा ली जाती हैं, लेकिन जो चीज लोगों को चरमपंथी बनाती है वह है जब वे सच्चाई के इर्द-गिर्द ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो उनके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसा फ़िल्म में दिखाए गए चरमपंथी करते हैं। दुर्भाग्य से फ़िल्म के निर्माता भी इसी के झांसे में आ गए हैं। कैरल की कहानी में प्रचार की वो आती है जो केवल फ़िल्म में
कला को बाहर ले जाती है और इसे एक खराब घड़ी बनाती है। द कैरल स्टोरी इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि चरमपंथियों और आईएसआईएस आतंकवादियों का चित्रण समग्र रूप से इस्लाम और प्रतिबंधित नहीं करता है। हालांकि यह फिल्म में बहुत देर से आता है, लगभग अंत में, नहीं तो सिर्फ एक डायलॉग कि कॉलेज की दीवारों पर स्लोगन ऐसा नहीं है जिसे संस्थान बढ़ावा देता है और फिल्म 3 बिना हिजाब वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जबकि बाकी सिर्फ देखती रहती हैं और उन्हें बचाव में नहीं आती। परस्परता विरोधी लगती है। ऐसा लगता है कि निर्माता निर्देशक सुदीप्तो सेन और रचनात्मक निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह अपने विचारों को सुसंगत नहीं रखते हैं। वे क्या दर्शकों की कोशिश कर रहे हैं और क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश करने वाले चरमपंथी बेहद कुशल हैं या कि यदि वह साम्यवाद जैसी पश्चिमी विचारधाराओं जिसका व्यापार और रूप से केवल केरल में पालन किया जाता है में है, तो आप एक आसान लक्ष्य बन जाएंगे या यदि आप अपने धर्म का बहुत बारीकी से पालन करते हैं तो क्या आप ब्रेन वॉश से बच सकते हैं? या यह जो लड़कियां अपने धर्म का पालन करती हैं जिनमें कोई भगवान होते हैं वह सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। केरल की कहानी विशेष रूप से एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर रखती है और यही फिल्म के साथ समस्या है। निश्चित रूप से यह पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहता है, लेकिन यह निश्चित रूप से हिंदुओं को भड़काने और भावनात्मक को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है कि वह सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। फिल्म गैर जिम्मेदाराना रहती है। फिल्म निर्माण में आते ही पटकथा सौंपी है। फातिमा बा उर्फ शालिनी उन्नीकृष्णन अदा शर्मा को सीमा सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है और एक वंचित आतंकवादी के रूप में उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूरी फिल्म में दौरान यह महिला ने एक भी हाथ नहीं उठाया है। आईएसआईएस के ठिकाने में रहने वाले खूंखार आतंकवादी बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए वह अपनी पूरी कहानी बताती है कि वह वहाँ कैसे समाप्त हुई। फ्लैशबैक की 2 परतें इस प्रकार हैं, जहाँ वह पढ़ाई करने के लिए अपने घर से निकलती है और एक जगह वह सीरिया पहुँच जा गई है और अपने पति द्वारा क्रूरता बरती जा रही है, जो कहानी में समांतर चलती हैं। आगे और पीछे लगातार आगे बढ़ता है और कहानी की गति को खराब करता है। अदा शर्मा फिल्म को कंधा देती हैं लेकिन कई अन्य लोगों द्वारा समर्थित है। शालिनी के रूप में वह अपनी हिंदी को चित्रित करने के लिए एक निश्चित उच्चारण का उपयोग करती है कि वह एक मलयाली है। हालांकि प्रणय पचौरी और सोनिया बालानी जैसे अन्य लोग इससे दूर रहते हैं। अदा अपने किरदार के प्रति सच्ची रहती हैं, लेकिन ये अति नाटकीयता है जो फिल्म को मार देती है। जब विषय इतना संवेदनशील है और एक मुक्त प्रदर्शन फिल्म को बढ़ा सकता है, ऐसा लगता है कि अदा ने कुछ अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। हालांकि वह ईमानदार हैं और जो उसे लगता है कि उसे करने के लिए कहा गया है। अतिशयोक्ति में जो जोड़ता है वह पृष्ठभूमि स्कोर है। कल्पना कीजिए एक लड़की का धर्मांतरण किया गया है और उसकी शादी की जा रही है ताकि वह अपने अजन्मे बच्चे को पिता का नाम दे सके। उसकी माँ उसकी शादी में भागती है, कहती है उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, अपने धर्म परिवर्तन सहित, और बस चाहती है कि नवविवाहित 2 दिन पहले साथ रहें, और जैसा ही अन्य उसे बताते हैं कि यह संभव नहीं है, पृष्ठभूमि संगीत जाता है, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। तो हाँ, द केरल स्टोरी में सूक्ष्मात्मक की कोई गुंजाइश नहीं है।
दृश्य भीषण है, विशेष रूप से चरमपंथियों द्वारा की गई क्रूरता। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, पहाड़ों, नदियों और रेत के खूबसूरत इलाके के चारों ओर खून-खराबा और बिखरे हुए शवों को देखना वाकई आपको रुला देगा। हालांकि कुल मिलाकर स्क्रीनप्ले और संगीत के कारण कहानी कहने पर असर नहीं पड़ता है। निष्पर्धा निष्पादन के मामले में केरल की कहानी द कश्मीर फाइल नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से यह सांप्रदायिक तनाव और भड़काने की क्षमता रखता है। यह निश्चित रूप से बेहतर और अधिक जिम्मेदार से बनाया जा सकता था। कहानी शालिनी उन्नीकृष्णन, अदा शर्मा, नीमा योगिता बिहानी और सिद्धि इडिनानी गीतांजलि के इर्द-गिर्द घूमती है, जो केरल के कासरगोड के एक नर्सिंग कॉलेज में ऑफिसर सोनीला सोनिया बलानी के साथ अपना कमरा साझा करती हैं। अन्य तीन इस बात से अनजान हैं कि आसिफा आईएसआई की सहयोगी है और उनका मिशन गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेरित करना और उनका ब्रेन वॉश करना है और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना है। वह दो मुस्लिम युवकों को लगाती हैं जो केवल कॉलेज के छात्र होने का नाटक करते हैं और लव जिहाद चले के हिस्से के रूप में शालिनी और गीतांजलि के करीब आते हैं। इस प्रक्रिया में शालिनी रमीज के साथ गर्भवती हो जाती है, जो एक मेडिकल कॉलेज के छात्र के रूप में सामने आता है। उससे शादी करने के लिए वह मांग करता है कि वह इस्लाम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन वह उसे छोड़ देता है। इसाक नाम का एक अन्य व्यक्ति दृश्य में प्रवेश करता है और फातिमा का नाम बदलने और उसका नाम बदलने के बाद उससे शादी करता है। मिशन उसे सेक्स स्लेव के रूप में सीरिया ले जाता है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयां और मुस्लिम जिहादियों के हाथों गीतांजलि और नेहा के दुर्दशा बाकी की कहानी है। शालिनी उन्नीकृष्णन के रूप में अदा शर्मा का प्रदर्शन पुरस्कार विजेता जैसा है। उसने अपनी हिंदी और अंग्रेजी बोली को बनाए रखा, जो एक मासूम केरलवासी के अनुकूल था, और उनके अपनी तरीके से अभिनय का पालन किया। गीतांजलि के रूप में सिद्धि परिपूर्ण थी और आसिफा के रूप में सोनिया ने दोहरे रंग के प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। योगिता बिहानी के पास फिल्म के अंतिम अभिनय में कुछ अच्छी भूमिकाएं थी। देवदर्शनीय अदा की मां के रूप में दिखाई दी और उनके कुछ दृश्य उल्लेखनीय हैं। विजय कृष्ण, प्रणव मिश्रा और प्रणव पचौरी ने खतरनाक भूमिकाओं में अपनी भूमिका निभाई। फिल्म में के लोकेशन और सिनेमेटोग्राफी काबिले तारीफ थी और तारीफ के काबिल है। संपादन स्क्रिप्ट था और आगे पीछे के कथन ने फिल्म को बांधे रखा। उत्पादन मूल्य पर्याप्त है, संगीत और गीत अधिकतम अंक के पात्र हैं क्योंकि हर पंक्ति समझ में आती है और आकर्षित लगती है। बैकग्राउंड स्कोर भी प्रभावशाली था। आतंक पैदा करने के लिए भोली भाली लड़कियों की कट्टरता और तस्करी एक ऐसी कहानी है जिसे बताए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन जिस तरह से निर्देशक सुदीप्तो सेन ने वर्षों के शोध के बाद द केरल स्टोरी को बताया, वह समस्या के गंभीर चित्रण की तुलना में अधिक बोझिल है। द कश्मीर फाइल की एक साथी अंश की तरह फिल्म एक विभाजनकारी स्वर बनाए रखती है और टकटकी भावनात्मक रूप से शोषक है। फिल्म के कट्टरपंथियों की तरह ऐसा लगता है कि निर्माता दर्शकों को नफरत फैलाने वालों में बदलने और समाज में खुद को अभिव्यक्त करने के इच्छुक है। कहा जाता है कि ऐसा मासूम गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती किया जाता है। यह वास्तविक कहानियों पर आधारित है। यह केरल के 3 नर्सिंग छात्रों का अनुसरण करती है जिन्हें एक चरमपंथी समूह द्वारा
यह सोचकर ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनके भगवान अच्छे नहीं हैं और केवल इस्लाम ही अच्छा हो सकता है। मार्गदर्शक प्रचार, प्यार और मुस्लिम तर्क के लालच में लड़कियां एक जघन्य खेल में फंस जाती हैं, जहां वह सभ्यताओं के कथित टकराव में चारा बन जाती हैं। शालिनी या फातिमा बा आदा शर्मा एक ऐसी लड़की है जिसका धर्मांतरण किया जाता है और इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए अपने पति के साथ सीरिया भेज दिया जाता है। अभी अफगानिस्तान में पकड़ी और कैद की गई वह फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताती है, जहां वह और उनकी दो सहपाठी गीतांजलि और निमाहा को एक अन्य सहपाठी आसिफा द्वारा मिशन में शामिल होने के लिए लुभाया गया था, जबकि शालिनी ने दम तोड़ दिया। अन्य दो को भयावह साजिश का विरोध करने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि आधार ध्यान और भावनात्मक निवेश की मांग करता है। उपचार सिनेमाई दूरदर्शिता की तुलना में स्थानीय राजनीति द्वारा तेजी से निर्देशित होता है। कुछ मासिक क्षण हैं, लेकिन अधिकांश भाग के लिए यह या तो भोली-भाली लड़कियां हैं जो प्रचार को खरीदने के लिए उत्सुक हैं या मुस्लिम नामों वाले धूर्त जीव हैं। विवेक की कोई आवाज नहीं है और बारीकी कहीं नहीं पाई जाती है। कागज पर इतने दर्द के साथ इलाज के लिए एक नरम सूक्ष्म स्पर्श की आवश्यकता थी, लेकिन सेन इस संदेश को पूरी तरह से अंकित करने के लिए उत्सुक है। इस्लाम संवाद या किसी अन्य विचारधारा के बारे में निर्माताओं की समझ के लिए शिक्षा की कला पर लंबे मार्ग अपनी इंद्रियों को सुस्त कर देती है, जो हिंदू और ईसाई धर्म के बारे में खलनायक के रूप में मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन लगता है कि इस्लाम और धर्मांतरण के बारे में विचार नफरत से भरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए किए गए हैं। हाथ में एक वैक्स प्रमाण पत्र के साथ दर्शकों से भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए क्रूरता का चित्रण करने के में सैन्य कल्पना के लिए कुछ कम छोड़ता है। मजे की बात यह है कि लेखक जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों में कथाओं को प्रस्तुत नहीं करते हैं कि इस्लामिक राज्य किसने बनाया और फिल्म फिलिस्तीन के कारण इसका दिल क्यों नहीं बन रहा है। यह बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय जेब में लिपस्टिक लगाने के लिए महिलाओं को सिर कटाने में व्यस्त है। यह राजनीति शून्य है या कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के लिए जगह प्रदान नहीं करता है, जो अक्सर पूछते हैं कि भारतीय मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट में शामिल होने से किसने रोका था। इसके बजाय अंत की और द कैरल स्टोरी आधे-अधूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर संख्याओं को एक्सट्रापलेशन करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि एक हिंदी फिल्म में कैरल की प्रकृति सुंदरता को देखना अच्छा है और यह अफगानिस्तान के कठोर परिदृश्य के विपरीत है। अदा शर्मा एक ईमानदार प्रदर्शन देती हैं और कमजोर शालिनी के दर्द को पकड़ती हैं, जो अपनी मासूमियत को लूट लेती हैं लेकिन अपनी रीढ़ को बरकरार करती हैं। जिस तरह से वह मलयानी लहजे में अपनी हिंदी में लाती हैं, वह किरदार को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। बाकी एक शौकीन व्यायाम में लिप्त है, जहाँ वह भावना को आस्तीन पर पहनना पड़ता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी कहानी है जिसे में ढेर सारे उत्सवों में बहुत कम सोच छिपी है। भगवान का अपना देश नष्ट होने वाला बच्चा लीजिए
द कैरल स्टोरी के पस्त और घायल नायक ने निवेदन किया, लेकिन कैरल को बचाना निश्चित रूप से इस घटिया फिल्म का उद्देश्य नहीं है, जिसका उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि राज्य एक टिक-टिक करने वाली टाइम बम पर बैठा है। इस्लामाबादी आतंकवादी राज्य में महिला आत्मघाती हमलावरों की तलाश करते हैं। फिल्म बिना किसी संयम के दावा करती है और लोगों को राक्षस बनाने के लिए आगे बढ़ाती है। कथित तौर पर कई सच्ची कहानियों पर आधारित सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित कैरल स्टोरी वास्तव में पूरी तरह से सच्चाई के रूप में नहीं रखती है। मुट्ठी भर लापता लड़कियों के मामले को लेकर यह एक ऐसा सूत्र बनता है जिसमें हमें विश्वास होता है कि केरल में नर्सों से आईएसआई को हजारों पैदल लड़की सैनिकों का योगदान दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह दावा साबुत सबूत या वास्तविक चिंता के साथ समर्पित नहीं है। यह फिल्म की आड़ में लंबे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं। द कैरल स्टोरी को आधे-अधूरे षड्यंत्र के सिद्धांत के लिए एक पास करने योग्य वाहन माना जाता, अगर फिल्म अपने निर्णय और इसकी रागिनी दोनों में मामले में हास्यास्पद रूप से अयोग्य नहीं होती। इस पर किसी भी तरह से संतुलित जांच होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह देखना आसान है कि सूर्यपाल सिंह, निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, जिन्हें रचनात्मक निर्देशन के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, और सुदीप्तो सेन द्वारा लिखी गई पटकथा उन सज्जनों की क्रूरता है जिन्हें राज्य और लोगों का कामकाजी ज्ञान नहीं है। यह इसके बारे में है। केरल की कहानी बताने का दावा करने वाली फिल्म को अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि इसे दुनिया के उस हिस्से में शूट किया गया है, ना कि अभिनेता उन्हें लहजा फिल्म की तरह भयानक है। दूर से उन लोगों की तरह दिखते हैं जो केरल में पैदा हुए और पले-बढ़े। फिल्म में देर से लिए गए एक छोटा-सा शॉट यह बताने के लिए पर्याप्त है कि द केरल स्टोरी में क्या गलत है। इसके अलावा राज्य के वैश्विक आंतरिक लिंक के बारे में इसके एक तरफा चयनात्मक और खतरनाक सिद्धांत है। एक समुद्र तट पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा है जो बिना किसी विशेष कारण के एक सहारा की तरह दिखता है। समुद्र तट कसारगोड के किसी भी समुद्र तट से मिलता-जुलता नहीं है। यह फिल्म के बड़े हिस्से सेट किए गए हैं, पेड़ भी पूरी तरह से बाहर है। यह इस बात की गवाही देता है कि द केरल स्टोरी निर्माता कितने अनभिज्ञ और नासमझ हैं। कहानी के लिए जो कुछ भी इसके लायक है, फातिमा बापू में शालिनी उन्नीकृष्णन से संयुक्त राष्ट्र के कारावास केंद्र में पत्थर का सामना करने वाले अधिकारियों के एक पैनल द्वारा पूछताछ की जाती है। किशोरियों ने आपबीती सुनाई। केरल में एक सलाफ़ी केंद्र द्वारा एकल और बिना वापसी के एक बिंदु के कारण वह आतंकवादियों के बीच समाप्त हो जाती है, जिनके पास सीमा पार करने वाली महिलाओं के लिए कोई धैर्य नहीं है। मेरा ब्रेन वॉश किया गया, फातिमा शालिनी कहती है। हाँ, यह एक अच्छा कारण है कि तिरुवनंतपुरम की एक लड़की एक मुसलमान से प्यार में पड़ जाती है, गर्भवती हो जाती है, दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेती है, इस्लाम में परिवर्तित हो जाती है और अपने शब्दों में एक रोबोट गुलाम की तरह एक खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए सहमत हो जाती है। सीरिया के में मिशन अब तक हम द केरल स्टोरी के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। तब तक यह तय करना कठिन है कि कौन अधिक ब्रेनवॉश है, नायक या इस कपटी फिल्म के निर्माता। लेखक लगातार काबिल-ए-तारीफ हैं।
अभिनय बेहतर नहीं है, पटकथा लड़कियों की पंक्तियाँ इतनी सीधी हुई हैं कि सामूहिक रूप से वह सिनेमाई आतंक का एक कार्य है। केरल की कहानी सिनेमा का एक दयनीय टुकड़ा है, अगर कोई इसे कह सकता है बिना किसी बचत अनुग्रह के। ये तुच्छ आधारों पर एक भारतीय राज्य को बदनाम करने के लिए है। शालिनी कासगोड़ा में एक नर्सिंग कॉलेज में शामिल हो जाती है और तीन अन्य लड़कियां कोट्टयम में से निमाहा, मैथ्यू, कोच्चि से गीतांजलि मेनन और मलप्पुरम से आसिफा बा द्वारा साझा किए गए एक छात्रावास में कमरा में चली जाती हैं। अनुमान लगाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं, चौकड़ी के में एकमात्र मुस्लिम लड़की का कोई फायदा नहीं है। उनका एक एजेंडा है, तीन अन्य, दो हिंदू, एक कैथोलिक जाल में चलते हैं। उनकी आंखें खुली रहती हैं। लड़कियों की बातचीत मूर्खतापूर्ण से परे है। वह धर्मों, देवताओं, रीति रिवाज और शादी से पहले सेक्स के फायदे और नुकसान पर चर्चा करती हैं। अविश्वसनीय रूप से खाली प्रलय। मूर्खता तब और अधिक बढ़ जाती है जब कथानक के लिए के लिखा गया एक कथित मोड़ पर अविश्वसनीय तथ्य पर टिका होता है कि दो हिंदू लड़कियां शालिनी और गीतांजलि को नहीं पता कि ईसाई अनुग्रह करते हैं और मुसलमान हर भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं। द कैरल स्टोरी के लेखक स्पष्ट रूप से अपने मूर्ख मुख्य दर्शकों को लक्षित कर रहे हैं, जिनके बारे में वे स्पष्ट रूप से ज़्यादा नहीं सोचते हैं। किसी को आश्चर्य होगा अगर वे वास्तव में मानते हैं कि केरल जैसे बहुधार्मिक राज्य में दो हिंदू लड़कियों के लिए अन्य धर्मों के अनुयायियों की बुनियाद संस्कृति रीति-रिवाज से अनभिज्ञ होना तर्कसंगत है। पुलिस थाने के एक दृश्य में लड़कियों में से एक एक यह साबित करने के लिए नंबर बजाती है कि केरल मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा है कि 30,000 से अधिक लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है और आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए दूर कर दिया गया है। वह राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत करती है कि केरल 20 वर्षों में इस्लामिक राज्य बन जाएगा। फिल्म दर्शकों को यह बताने और का कोई प्रयास नहीं रखती कि नंबर कहां से आए और वह डर कहां से आया है। जहां लड़की जो 30,000 के आंकड़े का हवाला देती है, एक घोषणा के साथ अपनी आलोचना समाप्त करती है कि वह अचूक सबूतों के साथ पुलिस के पास वापस आएगी। मैं नहीं रुकूंगी, वह कहती है। वह द केरल स्टोरी के लेखकों और निर्देशकों को प्रतिद्वंदी करती है। उनके पास नाम के लायक कोई सबूत नहीं है, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना चलते रहती है, क्योंकि तर्क और सच्चाई वह नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। तो ये कहानी है द केरल स्टोरी। इतनी बुरी फिल्म है कि इसकी अक्षमता ने कुछ मनोरंजन प्रदान किया होता अगर यह तथ्यों के साथ इतनी ढीली और तेजी से नहीं खेली जाती और उन्हें अपने स्पष्ट अहंकारी सिरों के अनुरूप नहीं बताया जाता। द कैरल स्टोरी की स्क्रीन पर आने से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। अक्सर यह एक अच्छी बात है कि कोई क्योंकि विवाद नई फिल्म के प्रचार में मदद करते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती है। लेकिन यह विवाद एक कथित झूठ को लेकर था। केरल स्टोरी के निर्माताओं ने कहा था कि 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। हालांकि जब संख्या को लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने जल्दी से इसे बदलने और सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल नहीं करने का वादा किया। लेकिन क्या फिल्म प्रभाव छोड़ने और संदेश साझा करने में कामयाब होती है, या राज्यों में वास्तविकता रही किसी चीज के बारे में सिर्फ एक शेख ही बघार कर जाती है? सबसे पहले, सत्य निरपेक्ष नहीं है और इसे तोड़ मड़ोड़ा जा सकता है। जीवन के विभिन्न
क्षेत्रों से बहुत सारी रचनात्मक स्वतंत्रताएँ हैं जो हम सभी के द्वारा ली जाती हैं। हालाँकि जो चीज़ लोगों को चरमपंथी बनाती है वह है जब वे सच्चाई के इर्द-गिर्द ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो उन्हें अपने एजेंडे को आगे ला बढ़ाती है। यह ठीक वैसी ही है कि जैसा फ़िल्म में दिखाए गए चरमपंथी करते हैं। दुर्भाग्य से फ़िल्म के निर्माता भी इसी के साँझे में आ गए हैं। केरली कहानी से प्रचार की बू आती है जो फ़िल्म में से कला को बाहर ले जाती है और इसे एक खराब घड़ी बनाती है। द केरल स्टोरी इस बात की पुष्टि करती है कि चरमपंथियों और आईएसआईएस आतंकवादियों का चित्रण स- समग्र रूप से इस्लाम को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालांकि यह फिल्म में बहुत देर से आता है कि लगभग अंत में, नहीं तो सिर्फ एक डायलॉग की कॉलेज की दीवारों पर स्लोगन ऐसे नहीं है जिसे संस्थान बढ़ावा देता है और फिर 3 बिना हिजाब वाली लड़कियों से के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जबकि बाकी सिर्फ देखती रहती हैं और उनके बचाव में नहीं आती हैं। परस्परता विरोधी लगती हैं। ऐसा लगता है कि निर्माता निर्देशक सुखविंदो सेन और रचनात्मक निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह अपने विचारों को सुसंगत नहीं रखते हैं। वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश से केरल में पलायन किया जाता है। मैं हाँ में है तो आप एक आसान लक्ष्य बनाएं बनाएं या यदि आप अपने धर्म का कोई बारीकी से पालन करते हैं तो क्या आप ब्रेन वॉशिंग से बच सकते हैं, या यह कि जो लड़कियां उस धर्म का पालन करती हैं जिसमें कई भगवान होते हैं वह सबसे अधिक शांति संवेदनशील होते हैं। केरल की कहानी विशेष रूप से एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर रखती है और यही फ़िल्म के साथ समस्या है। निश्चित रूप से यह पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहती है, लेकिन यह निश्चित रूप से हिंदुओं को भड़काने और भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है कि वे सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। फ़िल्म गैर-जिम्मेदाराना रही है। फ़िल्म निर्माता में आते ही पटकथा सौंपी है। फातिमा बास उर्फ शालिनी उन्नीकृष्णन अदा शर्मा को सीमा सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है और एक वंचित आतंकवादी के रूप में उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूरी फिल्म के दौरान इस महिला ने एक भी हाथ नहीं उठाया है। आईएसआईएस के ठिकाने में रहना उसे खूंखार आतंकवादी बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए वह अपनी पूरी कहानी बताती है कि वह वहाँ कैसे समाप्त हुई। फ्लैशबैक की 2 परतें और इस प्रकार की है। एक जहाँ वह पढ़ाई करने के लिए अपने घर से निकलती है और एक जहाँ वह सीरिया पहुँच गई है और अपने पति द्वारा क्रूरता बरती जा रही है, जो कहानी में समांतर चलती है, आगे और पीछे लगातार आगे बढ़ता है और कहानी की गति को खराब करता है। अदा शर्मा फिल्म को कंधा देती हैं लेकिन कई अन्य लोगों द्वारा समर्थित है। सारणी के रूप में वह अपनी हिंदी को चित्रित करने के लिए एक निश्चित उच्चारण का उपयोग करती है कि वह एक मलयाली है। हालांकि प्रणाम पचौरी और सोनिया बालानी जैसे अन्य लोग इससे दूर रहते हैं। अदा अपने किरदार के प्रति सच्ची रहती हैं, लेकिन यह अति नाटकीयता है जो फिल्म को मार देती है। जब विषय इतना संवेदनशील है और एक मुख्य प्रदर्शन फिल्म को बढ़ा सकता है, ऐसा लगता है कि अदा को कुछ अतिशयोक्ति द्वारा सहारा लिया गया है। हालांकि वह ईमानदार हैं और जो इसे लगता है कि उसे करने के लिए कहा गया है। अतिशयोक्ति में जो जोड़ता है वह पृष्ठभूमि स्कोर है। कल्पना कीजिए एक लड़की का धर्मांतरण किया गया है और उसकी शादी की जा रही है ताकि वह अपने अजन्मे बच्चे को पिता का नाम दे सके। उसकी माँ उसकी शादी में भागती है, कहती है कि उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, अपने धर्म परिवर्तन सहित, और बस चाहती है कि नवविवाहित
ता 2 दिन उसके साथ रहें और ऐसा कि अन्य उसे बचाते हैं कि यह संभव नहीं है। पृष्ठभूमि संगीत जाता है लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। तो हाँ, द कैरल स्टोरी में सूक्ष्मता की कोई गुंजाइश नहीं है। दृश्य भीषण है, विशेष रूप से चरमपंथियों द्वारा की गई क्रूरता। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, पहाड़ों, नदी और रेत के खूबसूरत इलाके के चारों ओर खून खराबा और बिखरे हुए शवों को देखना वाकई आपको रुला देगा। हालांकि कुल मिलाकर स्क्रीन प्ले और संगीत के कारण कहानी कहने पर अक्सर असर नहीं पड़ता है। निष्पर्धा मामले में केरल की कहानी द कश्मीर फाइल नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से ये सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की सक्षम रखता है। ये निश्चित रूप से बेहतर और अधिक जिम्मेदारी से बनाया जा सकता था। कहानी शालिनी उन्नीकृष्ण, अदा शर्मा, नियमा सौगता बिहानी और सिद्धि इडुनानी गीतांजलि के इर्द-गिर्द घूमती है, जो केरल के कासारगोड के एक नर्सिंग कॉलेज में ऑफिस सोनिया बलानी के साथ अपना कमरा साझा करती है। अन्य तीन इस बात को से अनजान है कि आसिफा आईएसआईएस की सहयोगी हैं और उनका मिशन गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेरित करना और उनका ब्रेन वॉश करना है और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कराना है। वह दो मुस्लिम युवाओं को लगाती है जो कॉलेज के छात्र होने का नाटक करते हैं और लव जिहाद चाल के हिस्से के रूप में शालिनी और गीतांजलि करीब आते हैं। इस प्रक्रिया में शालिनी रमीज के साथ गर्भवती हो जाती है, जो एक मेडिकल कॉलेज के छात्र के रूप में सामने आता है। उससे शादी करने के लिए वह मांग करता है कि वह इस्लाम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन वह उसे छोड़ देता है। इसाक नाम का एक अन्य व्यक्ति दृश्य में प्रवेश करता है और फातिमा का नाम बदलने और उसका नाम बदलने के बाद उससे शादी करता है। मिशन उसे सेक्स स्लेव के रूप में सीरिया में लाना है। उसके अलावा आने वाली कठिनाइयों और मुस्लिम जिहादियों के साथ गीतांजलि और निमाह की दुर्दशा बाकी की कहानी है। शालिनी उन्नीकृष्ण के रूप में अदा शर्मा का प्रदर्शन पुरस्कार विजेता जैसा है। उनमें अपनी हिंदी और अंग्रेजी बोली को बनाए रखा, जो एक मासूम केरलवासी के अनुकूल था, और अपने अपने तरीके से अभिनय का पालन किया। गीतांजलि के रूप में सिद्धि परिपूर्ण थी और आसिफा के रूप में सयोनी ने दोहरे रंग के प्रदर्शन को उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। योगिता बिहानी के पास फिल्म के अंतिम अभिनय में कुछ अच्छी भूमिकाएं थी। देवदर्शिनी अदा की मां के रूप में दिखाई दी और उनके कुछ दृश्य उल्लेखनीय हैं। विजय कृष्ण, प्रणव मिश्रा और प्रणव पचौरी की खतरनाक भूमिका ने अपनी भूमिका निभाई। फिल्म के लोकेशन और सिनेमाटोग्राफी काबिल तारीफ थी और तारीफ के काबिल हैं। संपादन, स्क्रिप्ट था और आगे पीछे के कथन में ने फिल्म को कंधे बांधे रखा। उत्पादन मूल्य पर्याप्त थे, संगीत और गीत अधिकतम अंक के पात्र हैं क्योंकि हर पंक्ति समझ में आती और आकर्षित लगती है। बैकग्राउंड स्कोर भी प्रभावशाली है इस मूवी का। ये मूवी दोस्तों आपको देखकर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। ये मूवी हिंदी में रिलीज़ की गई है, आप सिनेमाघर घरों में जाकर के देख सकते हैं। आतंक पैदा करने के लिए भोली भाली लड़कियों की कट्टरता और तस्करी एक ऐसी कहानी है जिसे बताए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन जिस तरह से निर्देशक सुदीप्तो सेन ने वर्षों के शोध के बाद द केरल स्टोरी को बताया, वह समस्या के गंभीर चित्रण की तुलना में अधिक बोझिल है। द कश्मीर फाइल के एक साथी अंश की तरह फिल्म एक विभाजनकारी स्वर बनाए रखती है और टकटकी भावनात्मक रूप से शोषक है। फिल्म की कट्टरपंथियों की तरह ऐसा लगता है कि निर्माता दर्शकों को नफरत फैलाने वालों में बदलने और समाज में खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छुक है। कहा जाता है कि मासूम गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती किया जाता है, वह वास्तविक कहानियों पर आधारित है। द केरल के तीन नर्सिंग छात्रों का
अनुसरण करती है, जिन्हें एक चरमपंथी समूह द्वारा और यह सोचकर ब्रेनवॉश किया जाता है कि उनके भगवान अच्छे नहीं हैं और केवल इस्लाम ही अच्छा हो सकता है। मार्गदर्शन, प्रकाश, प्यार और संतुलित तर्क के लालच में लड़कियां एक जघन्य खेल में फंस जाती हैं जहां वे सभ्यताओं से कथित टकराव में चारा बन जाती हैं। शालिनी या फातिमा पा एक ऐसी लड़की है जिसका धर्मांतरण किया जाता है और इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए अपने पति के साथ सीरिया भेज दिया जाता है। अब अफगानिस्तान में पकड़ी और कैद की गई वह फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताती है, जहां वह और उनकी दो सहपाठी गीतांजलि और नीमाहा को एक अन्य सहपाठी आसिफा द्वारा मिशन में शामिल होने के लिए लुभाया गया था, जबकि शालिनी ने दम तोड़ दिया। अन्य दो को भयावह साजिश का विरोध करने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि आधार ध्यान और भावनात्मक निवेह की मांग करता है। उपचार सिनेमाई दूरदर्शिता की तुलना में स्थानीय राजनीति द्वारा तेजी से निर्देशित होता है। कुछ मासिक क्षण हैं, लेकिन अधिकांश मांग के लिए यह तो या तो भोली-भाली लड़कियों हैं जो प्रचार को खरीदने के लिए उत्सुक हैं, या मुस्लिम नामों वाले धूर्त जीव हैं। विवेक की कोई आवाज़ नहीं है और बारीकियां कहीं नहीं पाई जाती हैं। कागज पर इतने दर्द के साथ इलाज के लिए एक नरम सूक्ष्म स्पर्श की आवश्यकता थी, लेकिन सैन इस संदेश को पूरी तरह से अंकित करने के लिए उत्सुक है। इस्लाम संवाद या किसी अन्य विचारधारा के बारे में निर्माताओं की समझ के लिए शिक्षा की कला पर लंबे मार्ग इतनी इंद्रियों को सुस्त कर देते हैं जो हिंदू और ईसाई धर्म के बारे में खलनायक के रूप में मूर्खतापूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि इस्लाम और धर्मांतरण के बारे में विचार नफरत से भरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए किए गए हैं। हाथ में एक व्यस्त प्रमाण पत्र के साथ दर्शकों से भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए क्रूरता का चित्रण करने में सैन्य कल्पना के लिए कुछ बहुत कम छोड़ता है। मजे की बात यह है कि लेखक जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों में कथा को प्रस्तुत नहीं करते हैं कि इस्लामिक राज्य किसने बनाया और फिलिस्तीन के कारण इसका दिल क्यों नहीं बन रहा। यह बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय जेब में लिपस्टिक रखने के लिए एक महिलाओं को का सिर काटने में व्यस्त है। जहाँ राजनीति शून्य है, यहाँ कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के लिए जगह प्रदान नहीं करता है, जो अक्सर पूछते हैं कि भारतीय मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट में शामिल होने से किसने रोका था। इसके बजाय अंत की और द कैरल स्टोरी आधे-अधूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर संख्याओं को एक्स्ट्रापोलेशन करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि ये एक हिंदी फिल्म में केरल की संस्कृति सुंदरता को देखना अच्छा है और अफगानिस्तान के कठोर परिदृश्य से विपरीत है। अदा शर्मा का एक ईमानदार प्रदर्शन देती हैं और कमजोर शालिनी के दर्द को पकड़ती हैं, जो अपनी मासूमियत को लूट लेती है लेकिन अपनी रीढ़ को बरकरार रखती हैं। जिस तरह से वह मलयाली लहजे को अपनी हिंदी में लाती हैं, वह किरदार को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। बाकी एक शौकिया व्यायाम में लिप्त है, जहाँ वह भावनाओं को आस्तीन पर पहनना पड़ता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी कहानी जिसमें ढेर सारे उत्सवों से में बहुत कम सोच छिपी है। भगवान का अपना देश नष्ट होने वाला है, बच्चा लीजिए। द केरल स्टोरी के पृष्ठ और घायल नायक ने निवेदन किया, लेकिन केरल को बचाना निश्चित रूप से इस घटिया फिल्म का उद्देश्य नहीं है, जिसका उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि राज्य एक टिक-टिक करने वाले टाइम बम पर बैठा है। इस्लामाबादी आतंकवादी राज्य में महिला आत्मघाती हमलावरों की तलाश करती है। फिल्म बिना किसी संयम के दावा करती है और लोगों को राक्षस बनाने के लिए आगे बढ़ती है। कथित तौर पर कई सच्ची कहानियों पर आधारित
सुदीप्तो सेन द्वारा निर्मित लेखक केरल स्टोरी वास्तव में पूरी तरह से सच्चाई के रूप में नहीं रखती है। मुट्ठी भर लापता लड़कियों के मामले को लेकर यह एक ऐसा सूत बुनता है जिससे हमें विश्वास होता है कि केरल में वर्षों से आईएसआईएस को हजारों पैदल सैनिकों का योगदान दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह दावा सूत्रों का वास्तविक चिंता के साथ समर्पित नहीं है। एक फिल्म की आड़ में व्हाट्सएप लंबे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं। द केरल स्टोरी को आधे-अधूरे षड्यंत्र के सिद्धांत के लिए एक पास करने योग्य वाहन माना जाता है। अगर फिल्म अपने निर्माताओं और इसकी रागिनी दोनों के मामले में हास्यास्पद रूप से अयोग्य नहीं होती, इस पर किसी भी तरह से संतुलित जांच करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह देखना आसान है कि सूर्यपाल सिंह निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, जिन्हें रचनात्मक निर्देशक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, और सुदीप्तो सेन द्वारा लिखी गई पटकथा उन सज्जनों की क्रूरता है जिन्हें राज्य और लोगों का कामकाजी ज्ञान नहीं है। यह इसके बारे में है। केरली कहानी बताने का दावा करने वाली फिल्म को कोई भी ऐसा नहीं लगता कि इसे दुनिया के उस हिस्से में शूट किया गया है, ना ही अभिनेता। उनके लहजे फिल्म की तरह भयानक हैं, दूर से उन लोगों की तरह दिखते हैं जो केरल में पैदा हुए और पले-बढ़े। फिल्म में देर से लिए गए एक छोटा-सा शॉट यह बताने के लिए पर्याप्त है कि द केरल स्टोरी में क्या गलत है। इसके अलावा राज्य के वैश्विक आतंकी लिंक के बारे में इसकी एकतरफा चालनात्मक और खतरनाक सिद्धांत हैं। एक समुद्र तट पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा है जो बिना किसी विशेष कारण के एक सहारा की तरह दिखाई देता है। समुद्र तट कोरियो कासकोड़ा के किसी भी समुद्र तट से मिलकर मिलता-जुलता नहीं है, जहाँ फिल्म के बड़े हिस्से के सेट किए गए हैं। पेड़ भी पूरी तरह से बाहर है। यह इस बात की गवाही देता है कि द केरल स्टोरी के निर्माता कितने अनभिज्ञ और नासमझ हैं। अब कहानी के लिए जो कुछ भी इसके लायक है, फातिमा बां पूर्व में शालिनी उन्नीकृष्ण से संयुक्त रूप से कारावास संयुक्त राष्ट्र के कारावास केंद्र में पत्थर का सामना करने वाले अधिकारियों के एक पैदल द्वारा पूछताछ की जाती है। किशोरी किशोरी ने आप बीती सुनाई। केरल में एक शालिनी केंद्र द्वारा एकल और बिना वापसी के एक बिंदु के कारण वह आतंकवादियों के बीच समाप्त हो जाती है, जिनके पास सीमा पार करने वाली महिलाओं के लिए कोई धैर्य नहीं है। मेरा ब्रेन वॉश किया गया, फातिमा शालिनी कहती है। हाँ, यह अच्छा कारण है कि तिरुवनंतपुरम की एक लड़की एक मुसलमान से प्यार में पड़ जाती है, गर्भवती हो जाती है, दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेती है, इस्लाम में परिवर्तित हो जाती है और अपने शब्दों में एक रोबोट गुलाम की तरह खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए सहमत हो जाती है। सीरिया में मिशन जब तक हम द कैटल स्टोरी के आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, तब तक यह तय करना कठिन है कि कौन अधिक ब्रेनवॉश है, नायक या इसका कपटी फिल्म के निर्माता। लेखक लगातार कबीले तारीफ है, अभिनय बेहतर नहीं है, पटकथा कहा लड़कियों की पंक्तियां इतनी सधी हुई हैं कि सामूहिक रूप से वह सिनेमाई आतंक का एक कार्य है। केरल की कहानी सिनेमा का एक दैनिक टुकड़ा है, अगर कोई इसे कह सकता है बिना किसी बचत अनुग्रह के। यह तुच्छ आधारों पर एक भारतीय राज्य को बदनाम करने के लिए है। शालिनी कासगोड़ा के में एक नर्सिंग कॉलेज में शामिल हो जाती है और तीन अन्य लड़कियों कोट्टायम से नीमाहा मैथ्यू, योगिता बिहानी कोच्चि से गीतांजलि मेनन, सिद्धि ईदानी और मलप्पुरम से आसिफा सोनिया बलानी द्वारा साझा किए गए एक छात्रावास में कमरे में चली जाती हैं। अनुमान लगाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं। चौकड़ी में एकमात्र मुस्लिम लड़की का कोई फायदा नहीं है। उसका एक
एजेंडा है 3 अन्य, 2 हिंदू, 1 कैथोलिक जाल में चलने की। उनकी आंखें खुल जाती हैं। लड़कियों की बातचीत मूर्खतापूर्ण से परे है। वह धर्म और देवताओं, रीति-रिवाजों और शादी से पहले सेक्स के फायदे का नुकसान पर चर्चा करती हैं। अविश्वसनीय रूप से खाली प्रलय। मूर्खता तब और अधिक बढ़ जाती है जब कथानक के रूप में लिखा गए एक कथित मोड़ पर इसके अविश्वसनीय तथ्य पर टिका होता है कि 2 हिंदू लड़कियां शालिनी और गीतांजलि को नहीं पता कि ईसाई अनुग्रह करते हैं और मुसलमान हर भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं। द कैरल स्टोरी के लेखक स्पष्ट रूप से अपने मुख्य दर्शकों को लक्षित कर रहे हैं कि उनके जिनके बारे में वे स्पष्ट रूप से ज़्यादा नहीं सोचते हैं। किसी को आश्चर्य होगा अगर वह वास्तविकता वास्तविक में मानते हैं कि केरल जैसे बहुधार्मिक राज्य में 2 हिंदू लड़कियों के लिए अन्य धर्मों के अनुयायियों के बुनियाद संस्कृति रीति-रिवाज से अनभिज्ञ होना तर्कसंगत है। पुलिस थाने में एक दृश्य में लड़कियों में से एक यह साबित करने के लिए नंबर बजाती है कि केरल मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा है कि 30,000 से अधिक लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है और आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए दूर कर दिया गया है। वह राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत करती हैं कि केरल 20 वर्षों में एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। हिंदी फिल्म दर्शकों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं करती कि नंबर कहां से आए हैं और वह डर कहां से आया है। वह लड़की जो 30,000 के आंकड़े का हवाला देती है, एक घोषणा के साथ अपनी आलोचना समाप्त करती है कि वह अचूक सबूत